जय हिंद बच्चों। आज जो लेक्चर हम लोग का 7 होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तब सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे और ये भी जब समाप्त हो जाएगा तब हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का आज है बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है सबसे पहले, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड पे, ठीक है। उसके बाद ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, और तब डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया, और या ऐसा कहें वन बाय ब्रांचिंग, है ना, वन बाय ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांच कम है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। मतलब ऐसा कहें सी 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 सी, ठीक है। अब ये 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, ब्रांच कहीं कुछ नहीं है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब 4 का मेन चेन और 1 कार्बन को वहां से ब्रेक करके बीच में लगा देते हैं, है ना। तो लगा दिए तब एक तो ब्रांच हो गया, तो ब्रांच हो गया तो इसका ब्रांच के आने से सरफेस एरिया घट गया। ऐसे था, अब धीरे धीरे ऐसे करते जा रहे हैं तो सरफेस एरिया घटता जा रहा है। एक और कार्बन को हम लोग यहाँ से ब्रांच कर सकते हैं, तो अब वो कैसा दिखेगा, ऐसा। अब 3 का मेन चेन, अब 2 मिथाइल ब्रांच हो गया, तो ब्रांच होने से सरफेस एरिया और घट गया। तो सरफेस एरिया, है ना, ब्रांचिंग, दोनों एक ही बात है, बस इससे बात करें या इससे बात करें एक ही रिजल्ट आएगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है ना। अब कहता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले किससे तय करेंगे तब किससे तय करेंगे, क्वेश्चन बनाते समय किसका ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाए। सबसे जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो प्रायोरिटी है इस सभी में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद इसका प्रायोरिटी, अगर ये नहीं, ये इससे तय नहीं होगा या एब्सेंट है, उस केस में मॉलिक्यूलर वेट से बात करेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट अगर बराबर हो जाए तब सरफेस एरिया या फिर ब्रांचिंग से बात करेंगे। करेक्ट है, तो आंसर हम लोग को आ ही जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का आज यहाँ पर दिख रहा है, सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने का तरीका अलग है। कैसे, क्यों ये काम नहीं करेगा, हमने कहा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है नहीं। हम लोग वहां पहुंचेंगे तो बात कर लेंगे फिर से। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का बराबर होगा और सरफेस एरिया ब्रांचिंग दोनों में एक ही जैसा केसेस है, तो ये फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो इसका हम लोग तय करेंगे डाइपोल मोमेंट के आधार पे, वहां पे जब जाएंगे लास्ट क्वेश्चन में तो उस समय हम लोग बात करेंगे इस पे। तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग का, लेकिन अब कहता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला बात थोड़ा सा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, कौन सा हाइड्रोजन और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो गौर से देखिए, जो H बॉन्ड है उसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन जो F या O या N से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, वह हाइड्रोजन जो FON में से किसी भी एक एटम से जुड़ा हुआ है, वह किसी दूसरे F या O या N से अट्रैक्ट होता है। वह हाइड्रोजन जो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव FON फोन से जुड़ा हुआ है, चाहे नाइट्रोजन से जुड़े या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से, ठीक है, तब वह हाइड्रोजन किसी दूसरे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होता है और वही अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मान लेते हैं कि HF था, F से H जुड़ा हुआ है, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा HF, ठीक है, मॉलिक्यूल हो चुका है HF। HF होने से क्या यहाँ डाइपोल नहीं है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस और ये प्लस थोड़ा सा, और यहाँ भी माइनस और ये प्लस,
अब ये दो पोल डाइपोल डाइपोल हो गया। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और फ्लोरीन जो निगेटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। अब FON के अलावा अगर दूसरा एटम रहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे चार्ज उतना डेवलप नहीं करेगा। जब चार्ज डेवलप नहीं करेगा, पोल बहुत बड़ा नहीं होगा, तब पोलर अट्रैक्शन लगभग नहीं के बराबर होगा, जिसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, कैंसिल कर देते हैं ऑलमोस्ट। तो FON जब होगा हाइड्रोजन से तो वहां पे डेल्टा प्लस डेवलप कर जाएगा ठीक ठाक, जिससे कि अट्रैक्ट हो जाएगा। अब सवाल है HF में ज्यादा ये डेवलप करेगा प्लस माइनस, या इस बॉन्ड में, है ना, या इस बॉन्ड में, किस में ज्यादा डेवलप करेगा? ये चार्ज डेवलप हो रहा है किस में? ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे काम करता है। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है हाइड्रोजन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और यहाँ पे कम है तो इसमें कम डेवलप होगा, है ना। तो यहाँ पे जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है इस केस में कम होगा, इस केस में देखने का कम मिलेगा। तो जो H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है वो HF के केस में ज्यादा है और HN के केस में कम होगा, यानी जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये असर उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग H बॉन्डिंग का डेफिनेशन सीख गए कि हाइड्रोजन जब किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो और तब वह किसी दूसरे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अट्रैक्ट होता है, और तब उस अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका दो टाइप है। कितना क्लासिफिकेशन हम लोग इसका कर दे रहे हैं? दो पार्ट। एक का नाम पड़ा है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग और दूसरे का नाम पड़ा है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या है ये? अब यहाँ पे HF मॉलिक्यूल दिख रहा है, बहुत सारा मॉलिक्यूल है और भी बहुत सारे होगा। तो ये हाई थोड़ा सा माइनस होगा, थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा माइनस, अट्रैक्ट होगा। ये बॉन्डिंग H बॉन्डिंग है। लेकिन क्या ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है? नहीं, ये HF एक अलग मॉलिक्यूल है, ये HF दूसरा मॉलिक्यूल है, वो HF तीसरा मॉलिक्यूल है। सब HF ही है लेकिन मॉलिक्यूल तो अलग है ना। जैसे इंसान बहुत सारे हैं, देखने में सब एक ही जैसे हैं लगभग, लेकिन सब इंसान तो अलग अलग है ना। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर है ना। और एक ही में होगा तो क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में है, एक ही मॉलिक्यूल में। यहां देखिए, क्या ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से, बगल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन आएगा यह भी एक H बॉन्डिंग है, लेकिन अपने ही मॉलिक्यूल में हुआ है। मॉलिक्यूल दो है या एक है? सर ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अपना ही दो हाथ जब ऐसे पकड़ ले तो एक रिंग बन जाता है ना। तो रिंग बन गया तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एक रिंग बनता है, जिसका नाम, हाँ, यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग तैयार हुआ? 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग को कहते हैं चिलेट रिंग के नाम से जानते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है ना। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, कहता है कि जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन H बॉन्डिंग नहीं बनाता है, लेकिन कौन सा H बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं बनाता है, Cl, मतलब ये वाले, ये वाला H बॉन्डिंग, इसका असर इतना कम है कि इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। अब HCl का HCl से हो या HCl का किसी दूसरे एटम से हो, है ना, किसी दूसरे से, ये हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यानी ये H बॉन्डिंग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इसका असर काफी कम होगा। लेकिन जब इंट्रामॉलिक्यूलर का केस है, इंट्रामॉलिक्यूलर का, उस केस में Cl जो H बॉन्डिंग बनाता है वो इफेक्टिव माना जाता है। तो Cl भी H बॉन्डिंग बनाता है,
कौन सा केस में? इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के केस में। तो ये एच बॉन्डिंग कंसिडरेबल है इंट्रा वाला, जब रिंग बन जाएगा, है ना। हम लोग और बात करें कि कब कंसिडरेबल है, तो यहां देखें और भी एग्जांपल दिखा रहे हैं यहां पे, है ना। ये जो है हाइड्रेटेड क्लोरल है। फॉर्मूले पे बात हम लोग बाद में करेंगे। हाइड्रेटेड क्लोरल, वह क्लोरल जिसमें पानी पिला दिया हम लोगों ने, खाना नहीं खिलाया है, सिर्फ पानी पिलाया है, वैसा क्लोरल क्या कहलाता है? हाइड्रेटेड। तो ध्यान से देखें, Cl से अट्रैक्ट हुआ तो एक साइकिल बना के नहीं 5 मेंबर का, और ऊपर भी 5 मेंबर का, 5 मेंबर का 2, ये भी स्टेबल है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जा रहा है इस मॉलिक्यूल का। तो Cl H बॉन्डिंग नहीं बनाता है, किसके, कौन सा केस इसका कंसिडरेबल है? Cl का H बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ये हम लोग समझ गए। इसका प्रभाव देखना है, इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है। इंटर वाले से बात करते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे इसका असर है क्या, तो हम लोग देखना चाहते हैं। तो HF है ना, HF मॉलिक्यूल बहुत सारा एक जगह पे है, तो टेम्परेचर के आधार पे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। टेम्परेचर के डिफरेंस से सब होता है ना। काफी ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो गैस भी हो जाता है, और थोड़ा टेम्परेचर कम कर देंगे तो लिक्विफाई हो जाएगा, और कम कर देंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सब टेम्परेचर के डिफरेंस पे सब है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर कोई लिक्विड फेज में है तो उसको किस टेम्परेचर पे वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, मतलब उसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा, है ना। जिस टेम्परेचर पे, वही बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अब सवाल है कि लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा रहता है, लेकिन गैसियस फेज में, वेपर फेज में, ये हम लोग मानते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नहीं होता। तो इसके बीच में कहेंगे सर पहले से कौन सा अट्रैक्शन था HF में? तो मास के आधार पे जो अट्रैक्शन होता है, फिजिक्स में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मास के आधार पे। केमिस्ट्री में है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मास के आधार पे है। ये मॉलिक्यूल का भी मास है, इस मॉलिक्यूल का भी मास है, दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम पड़ा है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स वांडर वाल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वैसे ही वांडर वाल फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। जो मास के आधार पे, जो चार्ज के आधार पे नहीं, वो वांडर वाल जो मास के आधार पे है। अब कहता है कितना टेम्परेचर दें कि दोनों सेपरेट हो जाए, गैसियस स्टेट में चला जाए, वेपर में। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को ना ब्रेक करना है। जितने फोर्स है दोनों अट्रैक्टिव है, बंधा हुआ है, एक दूसरे को फील कर रहा है, उतना ही टेम्परेचर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने ये वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक और भी फोर्स आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ गया? दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। हाँ, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा क्या H बॉन्डिंग भी दिख रहा है यहाँ पे? तब तो डबल अट्रैक्शन दोनों के बीच में है, और इसको तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो ज्यादा खर्चा न लगेगा। इससे क्या सीखे कि इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है वो क्या बढ़ा देता है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को बढ़ा दिया। और जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ चुका है तो उसको सेपरेट करने में अब ज्यादा खर्चा लगेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि इसकी वजह से मॉलिक्यूल अब ज्यादा अट्रैक्शन में था।
तो इसीलिए एच इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हम लोग के फार्मूला बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग सबसे पहले लिखे थे। तो ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए कि भाई, लेकिन एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इससे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। कैसे कैसे? अभी हम लोग जो एग्जांपल यहाँ पे दिए थे, ये वाला है ना, तो यहां पर देखें, ये दो हम लोग के पास जो कंपाउंड है, तो जो भी कंपाउंड का नाम है बेंजीन 1,2 डाइऑल या कैटेकॉल, ठीक है, इसके बीच में अट्रैक्शन है, एक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अलग करने के लिए उतना टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा कि वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अलग कर दे, तोड़ दे, लेकिन एच बॉन्डिंग है तो और खर्चा लगेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये कौन सा एच बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। लेकिन सवाल कहता है क्या ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? जब नजदीक में ही मिल जा रहा है अट्रैक्शन, तो दूर में अट्रैक्ट होने की जरूरत है नहीं ना। तो नजदीक की बात पहले हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग को नजदीक में ही व्यवस्था मिल जाता है, अपने ही घर के बगल में, अपने ही अपार्टमेंट में, गली में, तो हम पहले वहीं पे अपनी कोशिश करते हैं। ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? इधर भी। तो ये कौन सा एच बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो जब हम अपने ही गली में, मोहल्ले में, अपने ही अपार्टमेंट में अगर हमारा टाइम पास हो जा रहा है, मन बहल जा रहा है, तो हम क्या जो दूसरे गांव या दूसरे शहर में, क्या उधर हम ज्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं ना। तो चूंकि अपने में ही बिजी है, अपने में ही बिजी है, अपने में ही, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उतना स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। अपने में ही इन्वॉल्व होने की वजह से ये एच बॉन्डिंग इसका उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा रहेगा, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब बताओ, एक वान डेर वाल्स फोर्स तो था जो मास के आधार पे था, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग वो तो बहुत कमजोर पड़ गया ना इंट्रा की वजह से। यानी ये दोनों आपस में एच बॉन्डिंग से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है ऑलमोस्ट। तो भाई जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? इस केस में घटना चाहिए। ऑलमोस्ट दोनों सेपरेटेड ही है, एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहा है, ऑलमोस्ट सेपरेटेड ही है, तो सेपरेट करने के लिए और क्या ज्यादा टेम्परेचर लगेगा? नहीं लगेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट जब इंट्रा वाला एच बॉन्डिंग होते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट घटता है, और इंटर वाला होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया ना इंटर वाला। अब लोग बात करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बढ़ गया ना, तो ये ज्यादा वेपर में रहेगा? नहीं रहेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर में तो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो जब ज्यादा, तो हम लोग कहते हैं वेपर में ज्यादा नहीं है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? बढ़ गया ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ गया वेपर में करने का। तो ज्यादा वेपर नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा तो ये लिक्विड फेज में रहना चाह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर ज्यादा लगेगा तो वेपर कम है, तो वेपर का प्रेशर भी कम रहेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेज, बहुत सारा बातें होता है सब में। और इंट्रा वाले के केस में लगभग अलग ही है, तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा खर्चा लगेगा नहीं, यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीजेज इंट्रा की वजह से, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से ये हीट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीजेज, ज्यादा हीट नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट सब वेपर में ही रह रहा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में है तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। अच्छा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू इंट्रा की वजह से, तो ये सब बातें होता है। तो इस इंट्रा वाले में हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रा होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घटता है, इंटर वाला होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ता है, जबकि इंट्रा वाला एच बॉन्डिंग होने से इंटर मॉलिक्यूलर
अट्रैक्शन घटता है, एक दूसरे से मतलब ज्यादा नहीं रखेगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन घट गया और यहाँ दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ए, इसमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, कौन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? HF, हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये H बॉन्डिंग बनाएगा। क्या ये HCl बनाएगा? नहीं। HBr, HI कोई नहीं बनाएगा ना। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जो है HF का, किसका? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। फिर अब इस तीनों में कैसे कंपेयर करें? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट था बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट पे। किस पे करते? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है? HI का। यानी अगला हम लोग का इसमें है HI, फिर है HBr और फिर है HF। ये भी सही। तो हम लोग का कंपेयर हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब बी वाले में क्या करें? इसमें से कौन H बॉन्डिंग बना सकता है? वाटर। ये हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है, H बॉन्डिंग बनाएगा, वाटर वाटर के बीच में H बॉन्डिंग रहेगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब इन दोनों में H बॉन्डिंग कोई नहीं बनाएगा, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट पे बात करेंगे तो इसका मास ज्यादा, इसका मास कम, तो फिर H2Se और उससे कम H2S। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, वाटर में ऑक्सीजन से दो दो हाइड्रोजन है तो ज्यादा H बॉन्डिंग बना सकता है। अच्छा, नंबर ऑफ H बॉन्डिंग बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना। इंटर मॉलिक्यूलर जो H बॉन्डिंग है अगर उसकी संख्या बढ़ जाए तो भी H बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन इसमें ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन है? एक। कहीं सर हाइड्रोजन तो यहाँ ज्यादा है, तो कार्बन से हाइड्रोजन है ना, कार्बन वाला हाइड्रोजन H बॉन्डिंग नहीं बनाता, तो एक ही हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है H बॉन्डिंग के लिए, दो दो हाइड्रोजन है ना। इसमें कहाँ है हाइड्रोजन बताओ? इस ईथर में, इसमें H बॉन्डिंग नहीं है, तो ज्यादा H बॉन्डिंग है वाटर में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नंबर 1 पे, फिर मिथाइल अल्कोहल में, है ना। एक्सप्लेनेशन बोल दे रहे हैं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो बोल दे रहे हैं कम से कम, है ना। वीडियो को रोक करके तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद कौन सा होगा? जो इथर लिखा हुआ है इसका, क्योंकि H बॉन्डिंग नहीं है, तो पहले H बॉन्डिंग से फिर मॉलिक्यूलर वेट से बात करते हैं। डी वाले में बात करते हैं, तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चक्कर है? नहीं, कहीं भी हाइड्रोजन FON जैसा सिस्टम से नहीं है। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट से बात करेंगे तो दूसरा का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए 2 ग्रेटर देन 1 बॉइलिंग पॉइंट। ई में बात करें, अब यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान रखना है। कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन से है? 2 हाइड्रोजन है। कितना नाइट्रोजन से हाइड्रोजन है? 1। इसमें कितना? 1 भी नहीं, तो ये H बॉन्डिंग इसमें नहीं है। लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग बना सकता है, इसमें दो दो हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग बना सकता है, तो H बॉन्डिंग कहाँ पे ज्यादा होगा? इसमें। तो ई वाले में 1 2 3 H बॉन्डिंग से ही आ गया इसका भी जवाब। जी वाले में बात करते हैं, यहां भी H बॉन्डिंग से आंसर आएगा। कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से है? 1। और कितने ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है H बॉन्डिंग के लिए? 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 3 एटम रेस्पॉन्सिबल है H बॉन्डिंग के लिए। मन में उठेगा सवाल कि सर 3 एटम कैसे? तो हमने कहा देख लेते हैं 3 एटम कैसे नहीं। अब इस वाले में ये रहा, लेकिन हाइड्रोजन वही बनाएगा H बॉन्डिंग जो FON से जुड़ा हो, तो यही हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। तो देखते हैं हम लोग इसमें, ये एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन का एसिड, यहां भी 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड है ना, वही चीज है। इधर उधर कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं, वही चीज है। ये हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट हुआ, एक ऐसे अट्रैक्शन हो गया, तो ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर गया ना, मतलब ये ऑक्सीजन भी
H बॉन्ड बनाने में मदद कर दिया ना। हाँ, ये हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट हुआ, देखते रहना है। इस ऑक्सीजन से, फिर इससे भी, ये देखो दूसरा एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन से ये अट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हुआ। अब ये ऑक्सीजन फिर से तीसरे एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं। तो बताओ, इसका हाइड्रोजन दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को भी पकड़ लिया, इसका ये ऑक्सीजन भी दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा, और ये ऑक्सीजन भी। तो हम लोग देख लिया इसमें कि कैसे भाई एक मॉलिक्यूल जो है 3 अलग अलग मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है, H बॉन्डिंग की संख्या ज्यादा हुआ। और इस वाले में कितने लोग रेस्पॉन्सिबल है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जो O से जुड़ा हुआ हो, करेक्ट है। 2 एटम रेस्पॉन्सिबल। इसमें कि कौन कहेगा मन की सर ये ऑक्सीजन नहीं रेस्पॉन्सिबल है, तो हमने कहा हाइड्रोजन किधर है, इसके साथ कौन सा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का कौन सा हाइड्रोजन नहीं है। अब यही कंपाउंड है तो अब ये मॉलिक्यूल मत मिला देना उसमें, यही कंपाउंड है तो खाली यही मॉलिक्यूल सब में रहेगा, है ना। तो इसमें H बॉन्डिंग नहीं है। जब ये मॉलिक्यूल है तो केवल यही मॉलिक्यूल उसमें सब है, जब ये कंपाउंड है तो केवल इसी का मॉलिक्यूल सब है, जब ये कंपाउंड है तो केवल इसी का मॉलिक्यूल सब है। अब तो H बॉन्डिंग हो गया पहला में, ज्यादा H बॉन्डिंग है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो G वाले का आंसर आ गया 1 2 और इधर क्या है 3, हो गया H। H वाले में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहें सर FON, तो हमने कहा F तो है पर हाइड्रोजन कौन सा, क्या वो हाइड्रोजन F से है, नहीं है ना, इसलिए इसमें H बॉन्डिंग या किसी में नहीं है। जब H बॉन्डिंग नहीं होगा तो किसके आधार पे बात करेंगे, मास के आधार पे। ये क्वेश्चन छूट गया नहीं, इसको अभी इसको कर लेते हैं, इसको फिर इस पे आते हैं। तो मास के आधार पे बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा CH3I चौथा, तीसरा, दूसरा, फिर पहला, 4 3 2 1 मास के आधार पे मॉलिक्यूलर वेट पे। F वाला छूट गया था तो इसको कर लेते हैं। F में क्या है, कहीं कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब सवाल है उसके बाद था हम लोग का कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर वेट पे, 5 कार्बन है, पेंटेन पेंटेन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सब पेंटेन है, सबका मॉलिक्यूलर वेट बराबर है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट था ब्रांचिंग या फिर सरफेस एरिया था ना, तो इसमें ब्रांच नहीं है, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, एक ब्रांच है थोड़ा घट गया, 2 ब्रांच है और घट गया सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका हम लोग का सबसे ज्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, रीजन ड्यू टू क्या चलेगा इसमें, सरफेस एरिया या फिर ब्रांचिंग, ये रीजन इसमें काम करेगा। देखते हैं इसमें हम लोग का नेक्स्ट है आई। ये रहा ऑर्थो, ये रहा मेटा, और ये रहा पैरा। इस वाले क्वेश्चन में कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट। इस वाले में आ जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, और इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग को मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, आपस में ही अट्रैक्ट होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जो इंट्रा वाला है क्या ये जुड़ पाएगा इससे, नहीं ना, कनेक्ट होने के लिए बगल में होता है ना ऑर्थो पे तो कनेक्ट होता है, ये दूर है ना, तो 1 3 या जो मेटा वाला है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसमें भी इंट्रा नहीं है, तो इसका तो सबसे कम हो गया, मतलब H बॉन्डिंग का ये बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया पहला का। इन दोनों में किसका ज्यादा है, तो फिर हो गया सरफेस एरिया, क्या आ गया फिर सरफेस एरिया। क्या लग रहा है, ये ज्यादा इलोंगेटेड है कि ये ज्यादा इलोंगेटेड लग रहा है, ये इसका सरफेस एरिया 1/4 वाले का पूरा ऐसे है ना, ज्यादा हो गया सरफेस एरिया, तो आ गया इसमें 3 सरफेस एरिया, मास बराबर है 2,
और ये तो इंट्रा वाला केस है ना, ये केस जो है पहला वो इंट्रा वाला है, इसलिए ये आंसर है। नेक्स्ट है जे। अब बताओ H2O2 और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो हाइड्रोजन दो है और दोनों ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है, तो H बॉन्डिंग ये बनाएगा ज्यादा कि वाटर बनाएगा? ऑब्वियसली H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वाटर से, कोई डाउट नहीं। सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अलग कॉन्सेप्ट है इसके लिए, डाइपोल मोमेंट पे चलना पड़ेगा। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। के बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट, ये फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसके लिए कॉन्सेप्ट है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। डाइपोल मोमेंट हम लोग को लिखना है यहाँ पे, तो हम लोग ये तो पढ़ लिया था, ये रहा सिस 2 ब्यूटीन और ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? इसका तो जीरो हो गया, तो यही ज्यादा है, यानी म्यू ऑफ सिस ग्रेटर देन ट्रांस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा सिस ग्रेटर देन ट्रांस, यानी सिस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इस एग्जांपल में सिस का आया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा। ध्यान रहे सभी सिस में ऐसा नहीं होगा, ग्रुप का सेटिंग कुछ ऐसा कर देगा कि ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा और उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो ये चेक हम लोग किए कि इसमें ये कार्बन डबल बॉन्डेड, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल मोमेंट नीचे, इसमें डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर और इसमें इधर और इसमें इधर। ये तो कैंसिल कर दिया, वो तो जीरो हो गया, इसका तो जीरो हो गया, लेकिन इसका तो नॉन जीरो है, तो इसीलिए इसका ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बना लिया है, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चंस सब हम लोग किया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस आगे सॉल्युबिलिटी का।